नमस्कार दोस्तों, आज मैं हिंदी व्याकरण में क्रिया के बारे में बताऊंगा। ठीक है। क्रिया के बारे में पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो को शुरू के से लेके लास्ट तक आपको देखना है। ठीक है। एक रिक्वेस्ट था, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रिया के बारे में जानकारी देते हुए आगे चलते हैं। क्रिया क्या होता है, क्रिया की पूरी डिटेल मैं बताता हूँ आपको। क्रिया क्रिया क्या होता है? जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है। जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है। व्याकरण में कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता है। इसे भी व्याकरण में एक विकारी शब्द माना जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ क्रिया के बारे में। ठीक है। क्रिया हमें समय सीमा के बारे में संकेत देती है। क्रिया के रूप की वजह से हमें यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है, भूतकाल में हो रहा है, हो चुका है या भविष्य काल में होगा। ये काल का चैप्टर है। अगर काल के बारे में पूरी जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है काल के बारे में, वहां पे लिंक पे क्लिक करें और काल के पूरी डिटेल आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को पूरा देखें, काल के बारे में समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। चलते हैं यहाँ पे। क्रिया का निर्माण धातु से होता है। जब धातु में ना लगा दिया जाता है तब क्रिया बन जाती है। ठीक है। क्रिया को संज्ञा विशेषण से भी बनाया जाता है। ठीक है। अब संज्ञा और विशेषण के बारे में आपको पूरी जानकारी के लिए अब डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है, संज्ञा के बारे में भी और विशेषण के बारे में। वहां से आप संज्ञा और विशेषण के बारे में पूरा सीख सकते हैं। ठीक है। चलिए, क्रिया का सार्थक शब्द के 8 वेदों में से एक माना जाता है। ठीक है। क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो मैंने आपको बताया। ठीक है। अब क्रिया किसे कहते हैं मैं उसका एक उदाहरण बताता हूं। खाना, नाचना, खेलना, पढ़ना, मारना, पीटना, जाना, सोना, लिखना, जागना, रहना, गणना, दौड़ना, ये सारे क्या है? क्रिया है। क्या है ये सारे क्रिया है। ठीक है। अब आप ही अब मैंने बताया था कि क्रिया का निर्माण धातु से होता है। ठीक है। जब धातु में ना लगा दिया जाता है तब क्रिया बन जाती है। ठीक है। अब तो इसके बारे में, धातु के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ठीक है। अब धातु किसे कहते हैं इसके बारे में देखते हैं। धातु जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है उसे धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है उसे धातु कहते हैं। यह क्रिया का ही एक रूप होता है। ठीक है। यह क्रिया का ही एक रूप होता है। धातु को क्रिया का मूल रूप कहते हैं। ठीक है। जैसे बोल, पढ़, घूम, लिख, गा, हंस, देख, जा, खा, बोल, रा आदि, ये सारे धातु है। ठीक है। जैसे मूल धातु, समान धातु, धातु के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। मूल धातु, समान धातु, युतर्प धातु, यौगिक धातु। ठीक है। ये सारे धातु के भेद हैं। अब चलते हैं धातु के भेद के बारे में पहले जान लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर क्रिया पे चलेंगे। ठीक है। धातु के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। मूल धातु, समान धातु, उत्पुर और यौगिक। ठीक है। मूल धातु किसे कहते हैं? मूल धातु किसी पर आश्रित ना होकर स्वतंत्र होती है उसे मूल धातु कहते हैं। मूल धातु किसे कहते हैं? मूल धातु किसी पे आश्रित ना होकर स्वतंत्र होती है उसे मूल धातु कहते हैं। जैसे खा, पढ़, लिख, गा, जा, रो आदि, ये सारे क्या है? मूल धातु है। अब है समान धातु। समान धातु किसे कहते हैं? धातु में जो ना प्रत्यय जोड़कर उसका सरल रूप बनाया जाता है उसे सामान्य धातु कहते हैं। जैसे सोना, रोना, पढ़ना, बैठना, लिखना, बोलना, घूमना, गाना, हंसना, देखना, जाना, खाना, बोलना, रोना, ये सारे सामान्य धातु हैं। ठीक है। युतत युपत्र धातु किसे कहते हैं? युतप युतप्न धातु। युतप्न धातु किसे कहते हैं? सामान्य धातु से प्रत्यय लगाकर या और किसी कारण से जो परिवर्तन किया जाते हैं उसे युत्पन्न धातु कहते हैं।
व्युत्पन्न धातु, जैसे पढ़वाना, कटवाना, दिलवाना, करवाना, सुलवाना, लिखवाना, बुलवाना, खिलवाना, धुलवाना आदि, ये सारे क्या है? व्युत्पन्न धातु। ठीक है। यौगिक धातु क्या होता है? यौगिक धातु के बारे में जानते हैं। यौगिक धातु को प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है। जैसे पढ़ना से पढ़, लिखना से लिखा, खाना से खिलाई जाती जाए। ठीक है। तो ये सारे जो है धातु के बारे में आप जान गए। ठीक है। अब चलते हैं क्रिया के बारे में जानते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब आते हैं अकर्मक क्रिया पे। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के बिना या कर्म रहित, जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है या जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन क्रियाओं का फल और व्यापार कर्ता को मिलता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना, मरना, जीना, बसना, रोना, चमकना, हंसता, चलता, दौड़ता, लजाना, होना, बढ़ना, खेलना, अकरना, डरना, बैठना, उगना, जीना, चमकना, ढोलना, मरना, घटना, फंसना, जगना, बरसना, उलझना, कूदना आदि, ये सारे अकर्मक क्रिया के प्रकार हैं। ठीक है। अब उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। वह चढ़ता है, वे हंसते हैं, नीता खा रही है। ठीक है। इसमें जो जो क्रिया है ये इसका कर्म रहित है और सारे जो क्रेडिट ले रहा है वो कर्ता ले रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया के रूप है। ठीक है। अब चलते हैं सकर्मक क्रिया पे। सकर्मक क्रिया क्या होता है? सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के साथ या कर्म सहित। अकर्मक क्रिया में कर्म के साथ नहीं था और कर्म रहित था। इसमें क्या है? उल्टा है, जस्ट अपोजिट है। कर्म का सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के साथ या कर्म सहित जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों की वजह से कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वो चढ़ाई चढ़ता है, मैं खुशी से हंसता हूं, नीता खाना खा रही है। ठीक है। इस तरह की क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? सकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं। एक कर्मक क्रिया, दुई कर्मक क्रिया और अपूर्ण क्रिया। ठीक है। क्या? अपूर्ण क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया क्या होता है? ठीक है। जिस क्रिया के केवल एक कर्म के पूरे होने का पता चलता है उसे पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह रोटी खाता है, श्याम टीवी देख रहा है, नौकर झाड़ू लगा रही है। इसमें एक ही क्रिया हो रहा है ना, इसलिए अकर्मक क्रिया होता है, इसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है। दूसरा क्या है? यह है पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। ठीक है। द्विकर्मक क्रिया का अर्थ होता है दो कर्म वाला या दो कर्म सहित जिस क्रिया का साथ दो कर्मों के पूर्ण होने का पता चलता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें पहला कर्म प्राणीवाचक होता है और दूसरा कर्म निर्जीव होता है, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सोहन ने गुरुजी को प्रणाम किया। इसमें सोहन जो है प्राणीवाचक है और गुरुजी है वो निर्जीव है। ओ सॉरी, प्रणाम जो है जो दूसरा है वो प्राणीवाचक में प्रणाम है वो निर्जीव होते हैं। दूसरा क्रिया कर्म जो है निर्जीव तरह से होता है। ठीक है। नर्स रोगी को दवा पिलाती है, श्याम अपने भाई के साथ टीवी देख रहा है, नौकर फिनाइल से पोछा लगा रहा है। इस तरह के जो क्रिया होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। अब चलते हैं आगे, अपूर्ण क्रिया पर
चलते हैं। अपूर्ण क्रिया का होता है, अभी तक आपने एक कर्मक पूर्ण और पूर्ण द्विकर्मक देखा, अब अपूर्ण क्रिया पे देखते हैं। अपूर्ण क्रिया क्या होता है? जब क्रिया के होते हुए तथा क्रिया और कर्म के रहते हुए भी अकर्मक और सकर्मक क्रिया स्पष्ट अर्थ ना दे, वह वहां पर अपूर्ण क्रिया होता है। ठीक है, इसके अर्थों को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे पूरक कहते हैं। ठीक है, जब क्रिया के होते हुए तथा क्रिया और कर्म के रहते हुए भी अकर्मक और सकर्मक क्रिया स्पष्ट अर्थ ना दे, वहां पर अपूर्ण क्रिया होता है। उनके अर्थों को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे पूरक कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, इनमें राष्ट्रपिता लिखने से अस्पष्टता आ गई है। तुम हो, तुम बुद्धिमान हो, मैं अगले वर्ष बन जाऊंगा, मैं अगले वर्ष अध्यापक बन जाऊंगा। तो पहले में कोई स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो दूसरे में एक शब्द लगाया गया है, उससे स्पष्ट हो रहा है पूरा वाक्य। तो इस तरह के वाक्य शब्द को क्या कहते हैं? पूरक शब्द कहते हैं। ठीक है, अपूर्ण क्रिया के कितने भेद होते हैं? अपूर्ण क्रिया के दो भेद होते हैं, अपूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अपूर्ण क्रिया पे देख लेते हैं पहले। अपूर्ण अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? कभी कभी कुछ अकर्मक क्रिया केवल कर्ता से स्पष्ट नहीं होती है, उन्हें पूरा करने के लिए उनके साथ संज्ञा और विशेषण पूरक की जगह पर लगाने पड़ते हैं, उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वो बीमार रहा। अपूर्ण सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अपूर्ण सकर्मक क्रिया, कभी कभी कुछ सकर्मक क्रिया का अर्थ कर्ता और कर्म के होते हुए भी स्पष्ट नहीं होता है, इसमें भी संज्ञा और विशेषण पूरक की जगह पर लगाने पड़ते हैं, उसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। आपने उसे महान बनाया। ठीक है, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो अपूर्ण सकर्मक क्रिया के होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, अब क्रिया के कितने भेद होते हैं? पहले मैंने बताया था दो क्रिया के होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के 11 भेद होते हैं। जैसे कौन कौन से? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरक क्रिया, पूर्णकालीन क्रिया, तत्कालीन क्रिया, कृदंत क्रिया, यौगिक क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया और विधि क्रिया। समान क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरक क्रिया, पूर्णकालीन क्रिया, तत्कालीन क्रिया, कृदंत क्रिया, यौगिक क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया और विधि क्रिया। ठीक है, अब बारी बारी से हम एक एक क्रिया पे के बारे में चलते हैं और उसका पूरी जानकारी आपको मैं देता हूं। ठीक है, सबसे पहला है सामान्य क्रिया। ठीक है, अब सामान्य क्रिया पे चलते हैं। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के रूप से काल विशेष का पता ना हो और उसके पीछे ना लगा हो, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। अर्थात जब वाक्य में एक क्रिया का पता चले उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे रोना, धोना, खाना, पीना, नाचना, कूदना, पढ़ना, नहाना, चलना, ये सारे सामान्य क्रिया के पार्ट हैं। ठीक है, जिसमें एक ही क्रिया का पता चलता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? चलते हैं संयुक्त क्रिया पे। संयुक्त क्रिया, जो क्रियाएं दो या दो से अधिक धातु से मिलकर बनी होती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अर्थात जो क्रियाएं दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनी होती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया, तुम घर चले जाओ, इसमें दो क्रिया, खाना और खा लिया, दोनों अलग अलग क्रिया। ठीक है, चले और जाओ, चलना भी क्रिया है और जाओ भी क्रिया है, तो दो क्रिया होती है इसमें, तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? अब चलते हैं संयुक्त क्रिया के भेद पर। ठीक है, अब संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। ठीक है,
मैंने क्रिया के बारे में बताया था। अब उसका दूसरा पार्ट है संयुक्त क्रिया, उसके भी 11 भेद होते हैं। कौन कौन से? आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, नित्यात्व बोधक संयुक्त क्रिया, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, पूर्ण रुक्त संयुक्त क्रिया। ये 11 भेद हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एक एक करके इस 11 के बारे में मैं आपको बताता हूं, फिर उसके बाद उसके अगले क्रिया के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया के बारे में बताता हूं। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जिन संयुक्त क्रिया से हमें पता चले कि क्रिया आरंभ होने वाली है, उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जिन संयुक्त क्रिया से हमें पता चले कि क्रिया आरंभ होने वाली है, उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह नाचने लगी, बरसात होने लगी, राम खेलने लगा। ठीक है, इस तरह के। ठीक है, आगे क्या है? समाप्ति बोधक, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के समापन का पता चले, उसे समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह सो चुका है, राम खा चुका है, वह लड़ चुका है। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रियाओं से किसी क्रिया का विनष्पन कराने के लिए अवकाश का बोध कराया जाए, उसे अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि वह बहुत मुश्किल से सोने पाया है, जाने ना पाया। अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया के बारे में देख लेते हैं। चौथा है अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रिया से किसी क्रिया को करने की अनुमति दिए जाने का पता चले, उसे अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मुझे सोने दो, मुझे कहने दो। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वह अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पांचवा क्या है? नित्याबोधक संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रिया से किसी क्रिया की नित्यता का या उसके खत्म न होने का पता चले, उसे नित्याबोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे नदी बह रही है, पेड़ बढ़ता गया। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो नित्याबोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। छठा क्या है? आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रियाओं से किसी क्रियाओं की आवश्यकता या कर्तव्य पता चले, उसे आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मुझे यह काम करना पड़ता है, मुझे यह काम करना चाहिए। ठीक है, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। सातवां क्या है? निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापक व्यापार की निश्चितता का पता चले, उसे निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह बीच में ही बोल उठा, मैं मार बैठूंगा। वो बीच में ही बोल उठा, मैं मार बैठूंगा। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। आठवां क्या है? आठवां है इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रियाओं से क्रिया के करने की इच्छा का पता चले, उसे इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह घर आना चाहता है, मैं खाना चाहता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। नौवां क्या है? अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। अभ्यास
बोधक संयुक्त क्रिया, जिन संयुक्त क्रियाओं से क्रिया को करने के अभ्यास का पता चले उसे अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब सामान्य भूतकाल की क्रियाओं में करना क्रिया लगा दी जाती है तब अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया बनती है। जैसे वो पढ़ा करता है, तुम लिखा करते हो, मैं खेला करता हूँ। इस तरह के जो शब्द होते हैं उसे अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। 10वां क्या है? शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, जिन संयुक्त क्रियाओं से क्रिया को करने के लिए शक्ति का पता चलता है उसे शक्ति बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो उससे शक्ति का बोध होता है, इसलिए ये सारे शब्द शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। 11वां क्या और ये लास्ट है संयुक्त क्रिया के भेद का। ठीक है, पुनरुक्त पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, जब दो समान ध्वनि वाली क्रियाओं के जोड़ने का पता चलता है उसे पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खेला कूदा करता है, खेलना अलग क्रिया है और कूदना अलग क्रिया है, दोनों को ज्वाइंट करके एक साथ यूज किया जाता है, उसे पुनरुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खेला कूदा करता है, वो दौगा भागा करता है, इस तरह से। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्रिया पे चलते हैं। ये संयुक्त क्रिया खत्म हो गए, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? नाम धातु क्रिया, क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण से मिलकर संयुक्त क्रिया को नाम धातु कहते हैं। यह धातुओं के नाम से बनी होती है, इसलिए इसे नाम धातु कहलाती है कहते हैं। जैसे हाथ में हथियाना, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, दुखना से दुखना, चिकना से चिकनाना, लाठी से लठियाना, लत से लतियाना, पानी से पनियाना, बिलन से बिल गाना, स्वीकार से स्वीकराना, अधिकार से अधिकराना, उद्धार से उद्धारना, शर्म से शर्माना, अपना से अपनाना, लज्जा से लजाना, झूठ से झुठलाना, टक्कर से टकराना, लालच से ललचाना, सठिया से सठियाना, गरम से गरमाना, अपना से अपनाना, दोहरा से दोहराना आदि जो शब्द होते हैं ये नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, लुटेरों ने जमीन हथिया ली, उसने उन्हें लतिया दिया। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संज्ञा शब्दों से बनाए हुए कुछ नाम धातु के उदाहरण। कौन से शब्दों से? संज्ञा शब्दों से। ठीक है, संज्ञा शब्दों और नाम धातु इस प्रकार है। शर्म से शर्माना, लोभ से लुभाना, बात से बतियाना, झूठ से झुठलाना, लात से लतियाना, दुख से दुखियाना। इस तरह से जो शब्द होते हैं वो संज्ञा के शब्द हैं और उससे नाम धातु बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वनाम शब्दों से बने नाम धातु के उदाहरण देख लेते हैं कुछ। अपना से अपनाना, पराया से परायाना, इसे वे है सर्वनाम से बने हुए नाम धातु। ठीक है, आगे चलते हैं। विशेषण से बने कुछ नाम धातु के बारे में देख लेते हैं। साठ से सठियाना, तोतला से तुतलाना, नरम से नरमाना, गरम से गरमाना, लज्जा से लजाना, लालच से ललचाना, फिल्म से फिल्माना। इस तरह से विशेषण से नाम धातु के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? अनुकरण बाची शब्दों से नाम धातु। अनुकरण बाची, थप थप, थपथपाना, थुर थर थर, थरथराना, कप कप, कपकपाना, टन टन, टनटनाना, बर वर, बरवराना, खट खट, खटखटाना आदि शब्द। ठीक है, आगे चलते हैं।
नाम धातु के बाद जो क्रिया है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया, जिन क्रियाओं के प्रयोग से यह पता चले कि कर्ता खुद कार्य ना करके किसी और से कार्य करवा रहा है या किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कटवाना, करवाना, बोलवाना, पढ़वाना, लिखवाना, खिलवाना, सुनाना, पिलवाना, पिलवाता, पिलवाती आदि। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लेते हैं। मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, अध्यापक बच्चे से पाठ पढ़वाता है, मैंने राधा से पत्र लिखवाया, उसने हमें खाना खिलवाया आदि। इस तरह के जो शब्द होते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के प्रेरक देख लेते हैं। ठीक है, दो प्रेरक होते हैं, प्रेरक कर्ता, प्रेरित कर्ता। ठीक है, प्रेरक कर्ता में देख लेते हैं, जो किसी और को प्रेरणा प्रदान करता है या प्रेरणा देता है उसे प्रेरक कर्ता कहते हैं, जैसे मालिक और अध्यापक। ठीक है, प्रेरित करता है, जो किसी और से प्रेरणा लेता है उसे प्रेरित कर्ता कहते हैं, जैसे नौकर और छात्र। ठीक है, प्रेरक प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा देता है, उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ये सभी क्रियाएं सकर्मक होती है, जैसे माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, जोकर सर्कस में खेल दिखाता है। ठीक है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता खुद दूसरे को काम करने की प्रेरणा देता है, उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ पुत्री से भोजन बनाती है, जोकर सर्कस में हाथी से कर्तव्य करवाता है, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के कुछ नियम इस प्रकार हैं। मूल मूल दो अक्षर वाली धातु से मूल दो अक्षर वाली धातु में जब आना या बाना जोड़ दिया जाता है, पढ़ से पढ़ाना, पढ़वाना, चल से चलाना और चलवाना, ये है नियम है। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया दो अक्षर वाली धातु में जब ए या ओ जोड़ दिया जाता है तब दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर बना दिया जाते हैं, जैसे जीत से जिताना, जितवाना, लेट से लिटाना, लिटवाना। इस तरह से तीन अक्षर वाले धातु में जब आना और वाना जोड़ दिया जाता है तब भी बनता है, जैसे समझ से समझाना, समझाना और समझवाना, बदल से बदलाना और बदलवाना। इस तरह से। ठीक है, कुछ धातु में आवश्यकता अनुसार प्रत्यय लगाए जाते हैं, जैसे जी से जिलाना, जिलबाना। इस तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, पूर्णकालीन क्रियाएं। पूर्णकालीन क्रियाएं, पूर्णकालीन क्रिया किसे कहते हैं? पूर्णकालीन का अर्थ होता है पहले से हुआ। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है तब जो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है उसे पूर्णकालीन क्रिया कहते हैं। पूर्णकालीन क्रिया को धातु में कर या
करके लगाकर बनाया जाता है। जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की, चोर सामान चुराकर भाग गया, विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया, वह खाकर सो गया। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो पूर्णकालीन क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? तत्कालीन क्रिया। तत्कालीन क्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। तत्कालीन क्रिया, यह क्रिया ही पूर्णकालीन क्रिया की तरह मुख्य क्रिया से पहले खत्म होती है, लेकिन इसमें और मुख्य क्रिया में समय का अंतर ना होकर कर्म का अंतर होता है, उसे तत्कालीन क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे वह आते ही सो गया, शेर देखते ही वह बेहोश हो गया। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो तत्कालीन क्रिया के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। कृदंत क्रिया क्या होता है? कृदंत क्रिया, कृदंत प्रत्यय को जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। अर्थात जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका एक नया क्रिया रूप बनाया जाता है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चलता, भागता, दौड़ता, हंसता आदि, इस तरह के कृदंत क्रिया होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यौगिक क्रियाएं, जिन वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ आती है और दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का काम करती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। इनमें पहले क्रिया पूर्णकालीन होती है, जैसे वह सामान रखकर गया, परीक्षा सिर पर आ चुकी है। इस तरह के क्रिया को यौगिक क्रियाएं कहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? सहायक क्रिया। आगे क्या है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने और अर्थ को पूरा करने के लिए सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती है। कभी एक से ज्यादा क्रिया सहायक क्रिया के रूप में आती है, लेकिन इनमें हेरफेर करने से क्रिया का काल परिवर्तन हो जाता है। जैसे वह आता है, तुम सोए हुए हो, इस तरह से सहायक क्रिया होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया किसे कहते हैं? जब कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को ही सजातीय क्रिया कहते हैं। अच्छे खेल खेल रहे हो, जैसे कि अच्छा खेल खेल रहे हो, वह अच्छी लिखाई लिख रहा है। इस तरह के जो क्रियाएं होती है उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे कौन सी क्रिया है? विधि क्रिया। विधि क्रिया क्रिया के लास्ट भागों में से एक है। विधि क्रिया कहते किसको है? जिस क्रिया से किसी भी प्रकार की आज्ञा का पता चले उसे विधि क्रिया कहते हैं। जैसे घर जाओ, ठहर जाओ, इस तरह के। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कौन सी क्रिया है? आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्द में कहें तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी के नाम में एग्जांपल लेता हूँ। प्राणी के नाम में है मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि। ये सारे जो है ना प्राणी के नाम है। जैसे वस्तु के नाम में आते हैं, वस्तु के नाम में जैसे अनार, रेडियो, किताब, संदूक इत्यादि, ये वस्तु के नाम है। स्थान के नाम में कहते हैं कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ, और भी बहुत सारा जगह के नाम है, पटना, हैदराबाद, मद्रास, इस तरह के जो जगह के नाम हैं उसको क्या कहते हैं? वो भी एक संज्ञा है। भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं, जैसे वीरता, बुढ़ापा, मिठास इत्यादि। इस तरह के वस्तु के नाम
प्राणी के नाम, स्थान के नाम, भाव, गुण इत्यादि जिसका बोध हो उसको संज्ञा कहते हैं। ये डिफिनेशन में लिखा हुआ है, बाकी ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे संज्ञा के कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा देखते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः ये 3 प्रकार की ही संज्ञा होती है, परंतु जातिवाचक संज्ञा के 2 और प्रकार होते हैं, जिसकी वजह से संज्ञा के 2 और प्रकार बढ़ जाते हैं, और इसके 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं, जातिवाचक के 2 प्रकार और बढ़ जाते हैं, जिसके कारण ये 5 प्रकार कहते हैं। ग्रामर में या हिंदी ग्रामर में, व्याकरण में सिर्फ 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे चलते हैं। जितने प्रकार के संज्ञा हैं उसके बारे में मैं बात करता हूं आगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है? जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, महेश, गंगा, हिमालय। रमेश एक व्यक्ति का बोध होता है, महेश भी व्यक्ति का बोध होता है, गंगा एक व्यक्ति का बोध है, हिमालय भी एक टाइप के व्यक्ति हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, दिशाओं, देशों, राष्ट्रीयता, समुद्रों, नदियों, पर्वतों, सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, घटनाओं, दिन, महीनों, त्योहार, उत्सवों इत्यादि के स्थान दिया जाता है। ठीक है, उदाहरण श्याम, सुरेश, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, भारत, भारतीय, हिंदू महासागर, हिमालय, दिल्ली, त्रिदेव, दैनिक जागरण, मई, बुधवार, होली, दिवाली जैसे शब्द व्यक्तिवाचक शब्द हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा आप समझ गए। आगे चलते हैं। व्यक्तिवाचक के बाद जो संज्ञा है वो कौन सी संज्ञा है? वो है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों तथा प्रवृत्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संबंधियों, व्यवसायों, पदों तथा कार्यों, पशु पक्षियों, वस्तुओं तथा प्राकृतिक तत्व के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पे भाई, बहन, प्रोफेसर, मनुष्य, नदी, घोड़ा, गाय, पशु, वर्षा, ज्वालामुखी, राजा, मंत्री, कुर्सी, घोड़ा, बनिया, ब्राह्मण, लड़का, नर, नारी, आदमी, औरत, पहाड़, नदी, घाटी, समुद्र, द्वीप, तालाब, अनाज जैसे शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा समझ गए। अब चलते हैं भाववाचक संज्ञा पे। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा तथा कार्य व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा तथा कार्य व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ का अपना एक स्वभाव होता है। मनुष्य का स्वभाव मनुष्यत्व तथा पशु का स्वभाव हरकत क्या है? पशुत्व कहलाता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा के एक शब्द से एक ही शब्द का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा में एक शब्द से एक ही शब्द का बोध होता है। इस कारण से शब्दों का प्रयोग उसके उसी रूप में होता है। बहुवचन के प्रयोग संभव नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर भाववाचक संज्ञा के उदाहरण के तौर पे लंबाई, नम्रता, चाल, समझ, मनुष्यत्व, देवत्व, पुरुषत्व
अपमान, बंधुत्व, मर्दाना, शीतलता, मिठास, तीखापन, बुढ़ापा, मित्रता, गर्मी, सर्दी, निजित्व, मित्रता, पढ़ाई, लड़ाई, कराई, प्रहार इत्यादि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? समूहवाचक संज्ञा। कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह अथवा बहुलता का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, दल, संघ, गुच्छा, कुंज इत्यादि शब्दों समूह का बोध होता है। उदाहरण के तौर पर मेला, भीड़, बाजार, प्रदर्शन, रैली, सेना, जुलूस, पार्टी, कुंज, धौध, जमावड़ा, सैलाब, युद्ध, समुदाय, हुजूम, सेना, झुंड, गिरोह इत्यादि समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी धातु, द्रव्य तथा ऐसे वस्तुओं जिसे नापा तौला जा सके का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे दूध, दही, सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, पानी, पित्तल, तांबा, तेजाब, शराब, घी, जल, खून, तेल, पारा इत्यादि शब्द जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, ये हो गए पांचों संज्ञा के प्रकार। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ट्रांसफर कर लेते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है? जातिवाचक संज्ञा में दिया हो कोई शब्द तो उसको भाववाचक संज्ञा में ट्रांसफर करना है, कन्वर्ट करना है, निर्माण करना है भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा से। ठीक है, जैसे बूढ़ा एक जातिवाचक संज्ञा है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा हो गया, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, लड़कपन एक भाववाचक संज्ञा है, मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है, मित्रता भाववाचक संज्ञा है, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्यत्व भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? गर्म ये विशेषण है, गर्मी भाववाचक संज्ञा है। मीठा विशेषण है, मिठास भाववाचक संज्ञा है। कठोर विशेषण है, कठोरता भाववाचक संज्ञा है। नर्म विशेषण है, नर्मता ये भाववाचक संज्ञा है। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? चढ़ना एक क्रिया है, चढ़ाई, पढ़ना पढ़ाई, रोना रुलाई, दौड़ना दौड़, ये सारे भाववाचक संज्ञा क्रिया से बनाया गया है। ठीक है, सर्वनाम से कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा? अपना, अपनाना, निज, निजित्व ये सर्वनाम था और इसको भाववाचक संज्ञा में का निर्माण किया गया। ठीक है, अव्यय से कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा? दूर, दूरी, समीप, समीपत्व इस तरह से आप भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। अगला क्या है? अगला देख लेते हैं। अगला है संज्ञा का रूप परिवर्तन। संज्ञा का रूप परिवर्तन। संज्ञा के प्रयोग में कभी कभी परिवर्तन भी होता है। जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में तथा भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, मेरा इसका कहने का मतलब यह है कि संज्ञा का रूप परिवर्तन जैसे जातिवाचक संज्ञा हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कभी कभी हो जाता है प्रयोग, और व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो अगर हो तो जातिवाचक संज्ञा में हो जाता है प्रयोग, तथा भाववाचक संज्ञा में हो तो जातिवाचक में हो जाता है प्रयोग कभी कभी। वो उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे देवी एक जातिवाचक संज्ञा है, से दुर्गा बना दो तो दुर्गा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गोस्वामी एक जातिवाचक संज्ञा है। तुलसी एक तुलसीदास, गोस्वामी तो जातिवाचक संज्ञा है और तुलसीदास व्यक्तिवाचक संज्ञा। भीम व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
इसका प्रयोग कहीं जगह वीर के रूप में भी होता है। तो ये वीर जो होता है, भीम मतलब वीर होता है, वीर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। पहलवान भाववाचक संज्ञा है, इसका प्रयोग वस्त्र जातिवाचक संज्ञा में होता है। संज्ञा के रूप लिंग, वचन तथा कारक चिन्ह के रूप में बदलते हैं। जैसे लड़का खाता है, लड़की खाती है, लिंग के आधार पर भी संज्ञा का परिवर्तन हो गया। लड़का खाता है, लड़के खाते हैं, वचन के आधार पर परिवर्तन हो गया। इसमें एक वचन है, लड़का एक है, बहुवचन हो गए लड़के। लड़का लिंग है, पुरुष लिंग है, और लड़की स्त्रीलिंग है। लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खाया, कारण चिन्ह के आधार पर परिवर्तन हो गया संज्ञा का। आपने देखिए संज्ञा के रूप परिवर्तन आपने देख लिया। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे संज्ञा के पहचान क्या है। अब संज्ञा के पहचान बताते हैं। कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होता है तो कुछ संज्ञा शब्द अप्राणीवाचक। कुछ शब्द गणनीय होता है तो कुछ शब्द अगणनीय है। अब प्राणीवाचक क्या होता है, वो शब्द जिससे किसी सजीव, वो शब्द जिससे किसी सजीव वस्तु का बोध हो, जिसमें प्राण हो, उसे प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जो सजीव वस्तु होता है उसे प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं, जो निर्जीव वस्तु होता है उसे अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। अब प्राणीवाचक संज्ञा में लड़का, गाय, रमेश, लड़का मतलब आदमी, वो सजीव है, गाय एक सजीव जानवर है, और रमेश एक आदमी का नाम है, इसका मतलब वो भी सजीव है। ये सारे सजीव हैं, इसलिए प्राणीवाचक संज्ञा में आते हैं। अप्राणीवाचक में, जिसमें असजीव को, जिस वस्तु में प्राण ना हो, वो अप्राणीवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मेज, रेलगाड़ी, मकान, पुस्तक, पर्वत, ये सारे जो हैं अप्राणीवाचक संज्ञा है, ये सजीव नहीं है। ठीक है, ये सारे निर्जीव आइटम को, निर्जीव वस्तु को अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं, सजीव वस्तु को प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं गणनीय और अगणनीय संज्ञा पे। गणनीय संज्ञा किसे कहते हैं, जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना की जा सकती है, उसकी संख्या ज्ञात की जा सकती है, वह शब्द गणनीय। अब चलते हैं गणनीय पे। गणनीय, जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना की जा सकती है, उसकी संख्या ज्ञात की जा सकती है, वह शब्द गणनीय कहलाएगा। जिसकी काउंटिंग, जिसकी गिनती हो सके, जिसको हम तौल सके, या जिसको हम काउंटिंग कर सके। जैसे लड़का काउंट किया जाता है, 10-20 लड़के हैं, 40-50 लड़के हैं, 100 लड़के हैं, 500 लड़के हैं। पुस्तक 500 पुस्तकें हैं। भवन 400 भवन हैं। गाय 350 गाय हैं। केले 2 दर्जन हैं। जैसे कि 12 केले हैं तो 12 एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 2 दर्जन में 24 केले हैं। ठीक है, संज्ञा, जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना नहीं की जा सकती है, उसकी संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है, वह शब्द अगणनीय संज्ञा कहलाएगा। जैसे दूध, इसको गिनो भाई, कितने दूध है, किलो तो कर सकते हो, मगर गिन नहीं सकते हो ना। पानी गिनो, नहीं गिन सकते। हवा गिनो, नहीं गिन सकते। मित्रता गिनो, नहीं गिन सकते हो। तो इस तरह के जो संज्ञा होते हैं अगणनीय होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इस संज्ञा के सारे डिटेल मैंने बता दिया है। इसके बाद जो है कुछ मैंने क्विज प्रश्न उत्तर बताए हैं, यहाँ पे कुछ प्रश्न डाले हैं, जो हमने ऊपर जो भी आपको समझाया है, संज्ञा के प्रकार, पूरा डिटेल आपको दिया है संज्ञा के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे मैंने लगभग 6 प्रश्न डाले हैं। इसका आंसर मैंने आंसर भी दिए हैं, ऑप्शंस भी दिए, ए बी सी डी। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से जो भी राइट आंसर, जैसे क्वेश्चन 1 का ए आंसर ठीक है, क्वेश्चन बी का मतलब क्वेश्चन 2 का ए आंसर ठीक है, इस तरह के जो भी आंसर इसका ठीक है, वो इस कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर जरूर डालें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है कि आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। नहीं सीख रहे होंगे तो दूसरा वीडियो बनाएंगे, अगर सीख रहे होंगे तो फिर दूसरे चैप्टर पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए आप कमेंट जरूर करें, इसका आंसर जरूर लिखें। ठीक है, अब जैसे इसमें जो क्वेश्चंस हैं, कभी किस संज्ञा क्या भेद का शब्द है ये बताएं,
मुस्कुराहट किस प्रकार के संज्ञा के उदाहरण हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा शराब का जातिवाचक संज्ञा परिवर्तन करने से क्या शब्द बनता है? जिस संज्ञा से अनेक वस्तु अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध करने वाली संज्ञा क्या कहलाती है? बालपन किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये सारे जो प्रश्न है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला भाषा की सार्थक इकाई वाक होता है। वाक की जो छोटी इकाई होता है ना उसे क्या कहते हैं? उपवाक। उपवाक से जो छोटी इकाई होता है पदवंध होता है। पदवंध से जो छोटी इकाई होता है उसे पद कहते हैं। पद से भी एक छोटी इकाई होता है उसे अक्षर कहते हैं। और अक्षर के जो सबसे छोटी इकाई होता है उसे ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण समझ में आ गया क्या? सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, अब वर्णमाला बताते हूँ। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं और इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। मैंने ऊपर भी बताया आपको। ठीक है, वर्णमालाओं को व्यवस्थित करने के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। सॉरी, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों को समूह को, जो वर्ण होते हैं उसको समूह को व्यवस्थित करने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसे कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला के आगे चलते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिनमें से 10 स्वर्ण वर्ण हो और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इनमें से 13 स्वर्ण वर्ण होते हैं, 35 व्यंजन वर्ण होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, वर्णमाला के 2 प्रकार के होते हैं। वर्णमाला 2 भेद होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहला भाग कौन कौन से होते हैं? स्वर्ण वर्ण, और दूसरा होते हैं व्यंजन। ठीक है, वर्णमाला के 2 भाग होते हैं, स्वर्ण वर्णमाला और व्यंजन वर्णमाला। आगे चलते हैं, देखते हैं स्वर्ण वर्णमाला किसे कहते हैं। अब स्वर्ण वर्णमाला पर चलते हैं। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 10 ही स्वर होते हैं। स्वर के उदाहरण पर देख लेते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर देख लेते हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? उच्चारण के आधार पे स्वर्ण। ठीक है, स्वर उच्चारण के आधार पे स्वर है। अब लेखन के आधार पे स्वर देख लेते हैं। अ, आ, ए, बड़ी ए, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आ, री आदि होते हैं। ठीक है, स्वर समझ गए। अब आते हैं व्यंजन पे। ठीक है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन होते हैं। ठीक है, जो वर्ण स्वरों के सहायता से बोले जाते हैं उसे
व्यंजन कहते हैं, और हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर्ग लगा होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। और कितने हैं वर्णमाला में व्यंजन? 35 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं मैं बताता हूं आपको। क वर्ग में होता है क ख ग घ र। च वर्ग में होता है च छ ज झ य। ट वर्ग में कौन कौन से होता है? ट ठ ड ढ न। त वर्ग में कौन कौन से होते हैं? त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। य अंस्थ वर्ग में होता है, अंस्थ वर्ग में होता है य र ल व। और उसमें होता है तालम स, मूर्धन स, दंस और ह। संयुक्त व्यंजन में होता है अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, व्यंजन पूरा डिटेल आपको मिल गया व्यंजन का। बस ये व्यंजन था। आगे क्या है जो आने वाला टॉपिक है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। लिंग के बारे में बताऊंगा। जो इसमें थोड़ा सा डेमो दे रखा है। जो शब्द स्त्री या पुरुष में भेद उत्पन्न करता है उसे लिंग कहते हैं। वचन शब्द आने वाला है। वचन जो टॉपिक है वो आएगा। वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे। कारक, वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द या वाक्य में उपस्थित वह शब्द जिससे पूरी घटना या उद्देश्य की पूर्ति हो उसे कारक कहते हैं। तो ये तीनों जो टॉपिक है इसके बाद जो आने वाले टॉपिक के लिस्ट हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और इस पूरा वीडियो देखने के लिए आपको पूरा कोटि कोटि से पूरा धन्यवाद। थैंक यू।